Hey guys, this is me Robbie here. This is me Azu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आजू रॉबी गैंग ज्वाइन करो। बिल्कुल। हमारे व्लॉगिंग चैनल बादल ने आजू रॉबी व्लॉग नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड सब्सक्राइब दैट एज वेल। चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। आजू रॉबी, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। जो इंडिया बहुत जल्दी से ग्रोथ कर रहा है, जो कि बहुत ही देखने में ग्रेट थिंग है। एक बहुत बड़ी ह्यूज इंडिया की सक्सेसफुल इकोनॉमी जो जा रही है, जो कहते हैं नंबर 5 पे है, जो कि फ्यूचर में नंबर 3 पे आ जाएगी। तो इसके अंदर बताया गया है, एक वीडियो है, इंडियाज मास्टर प्लान टू बिकम नंबर 1 इकोनॉमी। और मुझे लगता नहीं है कि ये अभी दूर है टाइम, ये मुझे लगता है इंडिया बहुत जल्दी कर लेगा कॉप अप। तो हम वीडियो देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जिस तरह इंडिया इकोनॉमी नंबर 1 बनेगी, फिर हम अपना भी टेक देंगे इसके ऊपर। एक गरीब देश भारत, भूखमरी और बीमारियों का देश भारत, एक सब पेड़ों का देश। ये दुनिया हमारे बारे में बोलती आ रही है, बट इसके बावजूद आज हम बन गए हैं दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पर यहाँ पे भी पहुँच के यूएसए ऐसे कार्टून निकाल रहा है। ये जर्मनी का कार्टून है, ये है यूक्रेन का कार्टून। अब मेरा भारत मान सिर्फ गाने का नहीं, अब इनको दिखाने का टाइम आ गया। अब इस टेबल पे एक चीज दोबारा गौर करिए। आप देखिए पर कैपिटा इनकम भारत का सबसे ज्यादा कम है, ओनली एट 2.6। और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से भारत रुका हुआ है और हमें आगे बढ़ने के लिए इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कैपिटा इनकम ये दिखाता है कि देश की पूरी इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो हमारे देश में एवरेज में एक बंदा की इनकम क्या है, और वो इतनी ज्यादा कम है क्यों? एक वो भारत है जो ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, मॉडर्नाइज हो चुका है, डिजिटल वर्ल्ड में आ चुका है, दुनिया में रूल कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में लग्जरी होम सेल्स इन 2022 हाईएस्ट थी। लास्ट ईयर मर्सिडीज की हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड हुई है। लिम्बोर्गिनी इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा था ना टू सेल कार्स इन 2023, वो इस साल के सिर्फ शुरुआती 3-4 महीने में ही पूरा हो गया। ये है हमारा पहला भारत जो आगे बढ़ रहा है। पर एक दूसरा भारत है जिसको हम पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, और वो भारत है रूरल इंडिया, जो मेजोरिटी में है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो टैक्स नहीं भरते, वो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कंपनी टारगेट भी नहीं करती बिकॉज उनके पास पैसे ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कोई जॉब्स नहीं दे रहा बिकॉज उनके पास स्किल ही नहीं है। और हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं, पूरा भारत एक साथ आगे बढ़े, तभी हम बनेंगे दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आप चिंता मत करना, क्योंकि वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। भारत की सरकार के 3 ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा रूरल इंडिया ना, वो एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं, क्या प्लान्स हैं, उन इनिशिएटिव्स के क्या नंबर्स हैं और उससे हमारे देश का क्या पोटेंशियल है। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। सबसे पहले आता है आत्मनिर्भर भारत, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। पिछले 20 सालों में भारत की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसके पीछे एक सेक्टर का बहुत मेजर हाथ था, वो था आईटी सर्विसेज का, बीपीओस का। इस सेक्टर ने भारत की पूरी रेपुटेशन ही चेंज कर दी बिकॉज अब भारत अपनी आईटी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहा था। सो मच सो आज भारत को दुनिया का बैक ऑफिस बोला जाता है बिकॉज हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है ना, उसमें 57% सिर्फ आईटी सर्विसेज सेक्टर का पार्टिसिपेशन था। तो इस सेक्टर ने हमें बहुत बूम दिया है, बहुत बेनिफिट दिया है। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि इस सेक्टर ने सिर्फ 28% एम्प्लॉयमेंट दी है इंडिया को, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का आना बहुत जरूरी है सो दैट हमारे देशवासियों को नौकरियां मिले। भारत की दूसरी दिक्कत आती है ट्रेड डेफिसिट की। मतलब क्या है? भारत इंपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट करता है बहुत कम। भारत का एक्सपोर्ट ना 20% से भी कम है। अगर मैं पूरे ट्रेडिंग की बात करूं तो हमारा देश ट्रेड डेफिसिट में है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करना हमें बहुत हेल्प करेगा कि भारत का ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव में आ जाए। और मैन्युफैक्चरिंग दोस्त एक ऐसा सेक्टर है जिसका हर जगह बेनिफिट होता है। ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, स्किल लेबर को भी, अनस्किल्ड लेबर को भी। इनोवेशन होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, वो बेटर एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं, वो एजुकेशन को और सीख ले पाते हैं, और देश को तो फिर ऊपर जाना ही जाना है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है, और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा।
अब भारत सरकार इसके लिए बहुत सारी PLI स्कीम्स लेके आई है और 40 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उन सेक्टर्स को चूज किया है जो भारत को एक कॉम्पिटिटिव एज दे पाए, उन सेक्टर्स को चूज किया है जो भारत में एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। और ये PLI स्कीम्स का काम क्या है? इनका काम है सबसे पहले सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बनाना, दूसरा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत स्ट्रेंथन करना और तीसरा कि एक्सपोर्ट के लिए इनिशिएटिव देना, एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट्स देना। इसके लिए भारत ने जो हमारे पुराने टाइम के रूल्स रेगुलेशंस चलते आ रहे हैं ना, उनको हटाया है, उनको इजी टू अंडरस्टैंड किया है, उनको बहुत लॉजिकल तरीके से अप्रोच किया है, सो दैट जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका फोकस ये पेपर वर्क नहीं लगा होना चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में। और इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सबसे पहला सेक्टर जहां भारत का फोकस जा रहा है वो है डिफेंस सेक्टर। भारत को पाकिस्तान से, चाइना से कांस्टेंट थ्रेट है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश की आर्मी ना सेल्फ रिलायंट हो, इंडिपेंडेंट हो और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वेपन्स भारत में ही बनने चाहिए और सिर्फ बनने नहीं चाहिए, भारत को डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। सरकार का एम है दैट बाय 2025 हम चाहते हैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का टर्नओवर $25 बिलियन हो जाए, जिसमें से $5 बिलियन के एरोस्पेस हम एक्सपोर्ट करें। इसके लिए भारत सरकार ने 2.7 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया है डिफेंस इक्विपमेंट का हमारी देश की कंपनीज को, जिसकी वजह से जो हमारी डिफेंस की प्रोडक्शन है इंडिया में पहली बार उसने 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया है। एंड फॉर 16,000 करोड़ डिफेंस इक्विपमेंट्स हैव बीन एक्सपोर्टेड। ये इंडिया के लिए ऑल टाइम हाईएस्ट है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे भी हमारा देश लीप्स एंड बाउंस करके आगे बढ़ा है और ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत 4th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड है। 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें विंड पावर कैपेसिटी है। 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी सोलर पावर कैपेसिटी है और 3rd लार्जेस्ट कंट्री है फॉर न्यू सोलर फोटोवोल्टिक्स। और हमारे देश का टारगेट क्या है कि हमारी 50% इलेक्ट्रिसिटी जो हम पूरे देश में यूज करते हैं शुड बी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। हाँ, मुश्किल है ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा है, बट जिस स्पेस में भारत जा रहा है ना, ये पॉसिबल है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है जहां पे भारत का टारगेट है कि 2024 तक हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज डबल हो जाए और पहुंच जाए 15 लाख करोड़ और 2026 तक हम बन जाए दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट आफ्टर USA एंड चाइना। और ये सब पॉसिबल है बिकॉज भारत सरकार बहुत सारी PLI स्कीम्स ला रही है टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। अभी से एक साइड हो गई क्या? अभी तो आपने दूसरी 2 चीजों के बारे में सुना ही नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड इनिशिएटिव की, जो है डिजिटलाइजेशन। भारत डिजिटलाइजेशन में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया ना कि खुद भारतीयों को यकीन नहीं होता है कि हमारा देश ने इस लेवल पे परफॉर्म किया है। क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन की वॉर है, ये जंग से प्राइवेट कंपनीज नहीं लड़ रही हैं, पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज फोरफ्रंट में आके बेटर परफॉर्म कर रही हैं, वो सबके लिए रास्ता पेव कर रही हैं। अब भारत के लिए डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है, 60% जनता हमारे रूरल एरियाज में रहती है, वहां तक कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट है, वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट है। अब जब हर चीज डिजिटल हो गई ना, जो इकोनॉमिक गैप है अर्बन भारत और रूरल भारत के बीच में, वो ब्रिज हो रहा है और कंपनीज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब डिजिटलाइजेशन होती है ना, बिजनेसेस के लिए क्या आती है? एफिशिएंसी। दुनिया के लिए क्या आती है? भारत में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति को जन्म दिया है। 2014 के पहले हमारे देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी। आज भारत नेट के जरिए 2 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी। ये देखिए हमारे देश की डिजिटलाइजेशन की अचीवमेंट्स। UPI इस लेवल पे जा रहा है, बाहर के देश हमें कॉपी कर रहे हैं, जहां पे 30 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं पिछले 5 महीनों में। उसके बाद आधार कार्ड है, उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव विच वाज अमेजिंग, उसके बाद डिजिटल लॉकर, फिर जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, ई ट्रांजैक्शंस, हर एक चीज। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको देखना कि किस लेवल पे हमारी डिजिटलाइजेशन हो रही है। फिर आते हैं इंटरनेट यूजेज पे। हमारे देश में अगर मैं इंटरनेट यूजेज लूंगा फ्रॉम 2017 टू 2021, हम 53% CAGR से ग्रो किए हैं। और आजकल तो आप देखेंगे जो जेनजीज हैं फोन पे कम से कम 8 घंटा निकाल रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिकॉज ये एक ऑनलाइन मार्केट स्पेस खोलता है। एज्यूम्ड ये है कि भारत बाय 2030 दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट बन जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बिजनेसेस को बूम मिलता है। और इसी डिजिटलाइजेशन की वजह से जो BPO सेक्टर, IT सर्विसेज हमारा ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये आप देखिए हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स किस पेस में बढ़ रही हैं। और सर, आप गोयला की बात मानो
अगले 20 साल आप भारत को देखना, हमारा देश ना रोबोटिक्स में नंबर 1 हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का कैपिटल बनने की कगार में खड़ा हुआ है। और एक बार आप ये सोचना, हमारा देश वही देश है जिसका दुनिया मजाक उड़ाती थी कि हम अनपढ़ हैं, और आज दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपिटल बनने की कगार में खड़े हैं। और जो इंडिया में वर्कफोर्स है, जो इंडिया में स्किल्ड लेबर है, जो इंडिया में ब्रेन पावर है, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होंगी ना, उन सब का सोल्यूशन आएगा सिर्फ और सिर्फ भारतीयों से, सिर्फ और सिर्फ हम इंडियन से। और इसकी वजह से बैंक्स, हेल्थ केयर सेक्टर, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, आईटी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लो, सबको बेनिफिट मिलेगा। आज ना हम उस जगह खड़े हैं कि हमारे देश में आप किसी भी सेक्टर में रैंडमली पत्थर मार दो ना, उस सेक्टर से सोना निकलेगा। हर जगह ग्रोथ पोटेंशियल है, और इस पूरे पोटेंशियल को जो पूरा एक साथ जोड़ता है ना, वो है हमारी भारत का थर्ड इनिशिएटिव, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बिकॉज जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कंपनीज के लिए काम करना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा देश कनेक्टेड हो जाता है। बाहर की देशी कंपनीज ना इंडिया में आएंगी और यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगी, बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना, यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी सरकार ने जो इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 में जीडीपी का 1.7% था, अब इन 22-23 ये हो गया है जीडीपी का 2.9%। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हाईएस्ट एवर बजट एलोकेट हुआ है ऑफ 2.4 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 36% ज्यादा बजट एलोकेट किया है और स्पीड से काम करने के लिए। और ये इतना जरूरी इसलिए है बिकॉज इससे होगा क्या, सबसे पहले रोडवेज पे कम प्रेशर आएगा, जहां पे अब हमारे देश में लोग एयरवेज को यूज करेंगे, वाटरवेज को यूज करेंगे, रेलवेज को ज्यादा यूज करने लग जाएंगे। सेकंड क्या होगा, सप्लाई चेन्स इजी हो जाएंगी, सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेसेस डबल पेस में अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर, जब ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो जाएगा, रोडवेज, रेलवेज, हर एक चीज इतनी परफेक्ट हो जाएगी, होगा क्या, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो रूरल एरियाज में जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बिकॉज उनको वहां सब कुछ सस्ता पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन इतना इजियर है दैट दे कैन कनेक्ट टू द एंटायर कंट्री। टारगेट्स ये हैं, हमें अपना नेशनल हाईवे नेटवर्क बहुत इंप्रूव करना है, एविएशन नेटवर्क इंप्रूव करना है, जहां पे एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज आएंगी, रेलवेज पे कार्गोस की कैपेसिटी बढ़ानी है, गैस पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेटवर्क चाहिए, जहां पे कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम ना आए। और इसके ऊपर टारगेट है ऑफ 20 मेगा फूड पार्क्स, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 202 हार्बर्स। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे देश के पिलर्स होने वाले हैं, जिससे हम बनेंगे दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पर आपको पता है क्या, मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ फ्यूचर की, बट भारत के लिए ना यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जब 1947 में ब्रिटिशर्स गए थे, हम सर कहीं के भी नहीं थे, तुच्चे थे हम, और वहां से यहां तक की जर्नी बहुत मुश्किल रही है। और उस जर्नी के बारे में जाना है ना, तो ये वीडियो देखिए कि कैसे हमारा देश इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुआ। द मास्टर प्लान फॉर इंडिया टू बिकम नंबर 1 इकोनॉमी। ओके, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी एक तो, और इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। इसमें मोदी जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि हम अब फॉर एग्जांपल वो इंडियंस जो है रॉ मटेरियल बाहर बेचते हैं, फिर वो जो बाहर के लोग हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो उसी रॉ मटेरियल से चीज़ें मैन्युफैक्चर करके इंडिया को बेचती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में ही रॉ मटेरियल यूज़ करें और अपने मुल्क में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग और ह्यूज थिंग। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, तो सनलाइट एंड सोलर इस तरह की, और विंड मिल एनर्जी आप वो कर लो, तो ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है, जो हमने वीडियोस पहले भी आपने देखी होंगी हमारे चैनल पे, हमने बहुत सी वीडियोस की हैं कि इंडिया ने अपना रोड नेटवर्क बहुत बेहतर कर रहा है, अपने एयरपोर्ट्स को बिल्ड कर रहा है, और ये और इनकी IT इंडस्ट्री जो बहुत बूम कर रही है, तो ये चीज़ें इंडिया को बहुत ऊपर ले जाएंगी। और विद टाइम ये चीज़ें लोग देखेंगे, बिकॉज नंबर 5 पे इकॉनमी है, लेकिन बहुत जल्दी ये बहुत नज़दीकी दिन रह गए हैं जब ये सर पास कर जाएगी और नंबर 3 इकॉनमी बन जाएगी। और अब नंबर 1 पे आना है तो ऑब्वियसली इनको और चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। और बिकॉज मसला ये आ रहा है कि जो पर कैपिटल जो इनका वो आ रहा है ना, इनकम जो आती है वो कम आ रही है, बिकॉज ज़्यादा लोग जो है ना वो हैं जो बिलो, आप कहते हैं कि वो जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो ज़्यादा कमाते नहीं हैं, वो टैक्स के स्लैब से भी नीचे आते हैं। तो उनको जब वो लोग उठेंगे
उन लोगों पे ज्यादा पैसे वो कमाएंगे, तब ये इंडिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी, जो मुझे लगता है, और इन्होंने भी ये बताया है। बिकॉज उनको ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज देखो ना, वो कह रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी ने जब अपना शोरूम जब यहाँ पे लॉन्च किया, उन्होंने गोल सेट किया कि 1 साल में हमें इतनी सेल्स करनी है, लेकिन इंडिया में वो सेल्स 3 महीने में पूरी हो गई। इसी तरह मर्सिडीज ने अपनी रिकॉर्ड सेल्स की हैं। तो मींस के पोटेंशियल तो बहुत है इधर। लेकिन अब ये है कि जो दूसरे लोग हैं, जो नीचे रूरल एरियाज के आने वाले लोग हैं, वो अब जब उठेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी और बूम करेगी और बूस्ट करेगी। और एक आईटी इंडस्ट्री जो उनकी है वो तो ऑब्वियसली बूम कर रही है, और ये इस तरह इकोनॉमी इंडिया की जो है नंबर 1 पे जाएगी। और विद टाइम मुझे लगता है ये चली जाएगी, क्योंकि इंडिया जिस नगर पे जा रहा है, जिस नगर पे, जिस रास्ते पे चल रहा है, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ सक्सेस का रास्ता है। बिल्कुल सच बात है कि इंडिया जो हर लिहाज से बहुत बूम कर रहा है, उसकी इंडस्ट्री हर तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया जाए, या डिजिटल मार्केट की बात की जाए, या फिर ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, या फिर उनके अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, हर फील्ड के अंदर ही इंडिया जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ये मैं कहूँगी कि ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर, लाइक उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मिलकर काम किया है, तभी ये हुआ है। अगर वहाँ पर भी एक स्टेबल चीज़ें ना होती तो शायद डेवलपमेंट और ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो वहाँ पर स्टेबिलिटी थी, लोगों ने एतमाद भी किया अपने लीडर्स के ऊपर और उनको काम करने का मौका दिया, जब तो वो फिर आगे बढ़कर आई हैं। सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में, आपकी डेवलपमेंट में। तो मुझे तो अच्छा लगा देखकर। और कह रहे हैं 1947 में जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे तो इंडिया का क्या हाल था, लेकिन विद टाइम आज जो इंडिया खड़ा है वो कोई सोच नहीं सकता था, वो जो फॉरेन कंट्रीज से, कि इंडिया यहाँ तक पहुंच जाएगा। अगर इंडिया यहाँ तक पहुंच गया, नंबर 5 इकोनॉमी बन गया है, तो नंबर 3 बनने वाला है, तो नंबर 1 भी बन ही सकता है। कोई ऐसी बड़ी नहीं है। बस जो रास्ता उन्होंने चूज किया है वो बिल्कुल सही रास्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी ना अवाम बहुत ज्यादा, अवाम जहाँ ज्यादा होती है तो वो वहां पे हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, खुद बेचें। तो और बाहर से लोग खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पर लोग खरीदते, ऑब्वियसली वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इसी तरह और लोग भी आएंगे तो वो कंपनी अपना फायदा सोचती है ना। वो तो उन्हें पता है कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हैं, जहाँ ज्यादा लोगों के वहां पर ज्यादा सेल्स होंगी। तो ओवरऑल वो अच्छा लगा देखकर। एंड बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया, ठीक है, फॉर देयर हार्ड वर्क दैट दे आर डूइंग। एनीवेज गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने रिएक्शन एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारी वीडियो को, और मुलाकात करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो के। तब तक के लिए अल्लाह।